अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही? नहीं सर जी, ये जो सैटरडे को पढ़ रहे थे, काइंडली जरा एक नजर रिवाइज कीजिएगा, इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। एक नजर रिवाइज कीजिएगा जो डायग्राम बनाई थी हमने। कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दो। रिफ्रेश कर लें जरा माइंड में। ये डियर है कोई क्वेश्चन किसी का? दो ये वाली सिचुएशंस का मतलब ये है कि स्टॉक पड़ा है, रेगुलर यूज में है। अब अगर रेगुलर यूज में है और आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे उसे उठा के लगा लिया, तो जहां वो अदरवाइज रेगुलर यूज में है वहां के लिए फिर आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर जैद? जी मुंशिम, वो आपकी चॉइस है सर, आप जैसे मर्जी करना चाहें। नंबर इस तरह कीजिएगा, पेज नंबर 92 पे आइएगा। पेज नंबर 92 एक जरा क्वेश्चन कर लें इसी से मिलता जुलता, ताकि जरा यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाए, फिर हम कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा सा सवाल पहले देखें, पेज नंबर 92। अगर रेगुलर यूज में नहीं है सर, तो आपने ये देखना है कि कैसे बेचा जा सकता है, और अगर बेचने के साथ साथ इसे कहीं और भी लगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी किसी और इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में लगा के कुछ अगर कमाया जा सकता है, तो फिर आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट इस मटेरियल को यूज करके क्या कमाया जा सकता है। तो जो हाईएस्ट आप कमा सकते हैं और उसको फोरगो करके, अगर वो मटेरियल, अगर ये मटेरियल आप उधर की बजाय ना बेचें ना इस्तेमाल करें बल्कि इधर लगा लें, तो इट मीन्स इस मटेरियल की फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में से कमाना चाहेंगे। ठीक है मुजफ्फर साहब? पेज नंबर 92 पे आइएगा काइंडली। क्वेश्चन पढ़िएगा, 12.1 समथिंग हो शायद इसका रेफरेंस। जस्ट एक मिनट, ओके बताना। अब इस तरह कीजिएगा, ये जो डायग्राम वगैरह बनाई हुई रजिस्टर में जरा खोल के सामने रखना और जरा अप्लाई करना जरा से। Company is considering whether to agree to do a job for a customer. It has sufficient spare capacity to take on this job. Job simply means काम, कोई काम मिला है किसी कस्टमर से, spare capacity available है। To do the job, 3 different direct materials will be required: X, Y, and Z. Data relating to these materials is as follows. Material X, Y, Z, quantity needed for the work, for the job. Quantity currently held as inventory. Original cost of units currently held as inventory. Current purchase price, इसके लिए एक और वर्ड जरा ये ध्यान में रखिएगा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नया अगर मार्केट से खरीदेंगे तो करंट परचेज प्राइस, और करंट डिस्पोजल वैल्यू मींस अपना पुराना अगर मार्केट में बेचेंगे तो ये उसकी एक डिस्पोजल वैल्यू दी हुई है। तो किसी एक मटेरियल को ध्यान में रख के, बाकी चले नीचे पहले पैराग्राफ भी पढ़ना। Material X is regularly used by the company for other work.
material Y is no longer in regular use and the units currently held as inventory has no alternate use. Material Z is also no longer in regular use, but if the existing inventory of the material is not used for the job, they can be used as a substitute material on a different job where the contribution would be 25 per unit of the material Z used. आपने करना क्या है? Calculate the total relevant cost of the material for this job on the for the customer. तो एक एक मटेरियल ले लें और कंसंट्रेशन से देख के डायग्राम अप्लाई करवाएं। जी डियर, सोचना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी गेम हो जाएगी अगर अपना कॉस्ट सोचा। जी मटेरियल रिक्वायर्ड है 800। पहला सवाल, इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक? यस, लेकिन सिर्फ 200। इज इट इन रेगुलर यूज? यस, XX। तो 200 के अगर एंगल से सोचें तो स्टॉक इज अवेलेबल, यस। इज इट इन रेगुलर यूज? यस। Therefore 200 simply multiplied by 23, nothing else. Then required है 800, available है 200, बाकी 600 के बारे में is stock available? No। अगर बेटा no हो जाए तो फिर तो वैसे ही उस 600 के लिए current purchase price is relevant cost। ठीक है, तो इन आइदर केस जो अवेलेबल है वो भी रेगुलर यूज में है और जो अवेलेबल नहीं है उसे भी अपने खरीदना ही है। ठीक है मैंने। चलिए डायग्राम देख के अप्लाई करना है। तो 4600 हो गया, डेफिनेटली अब इन्हें कंबाइन भी किया जा सकता है क्योंकि दोनों के लिए सेम हो गया रेट 18,800। So the relevant cost of using the material for this job is material के लिए फिलहाल is 18,400। मटेरियल बाय करवाएं, प्लीज खुद से बोलें। How much is required? 600. How much is available? 400. Is 400 available in stock? Yes. Is it in regular use? No. Can they be sold? Yes. Can they be used as an alternate in any other job? No. दोबारा रिवाइज करें, 400 के बारे में पहले सोचें। 400 units are available in yes. Is it in regular use? No. No की तरफ चले जाएं, जॉब जहन में लाएं। Can be sold? Yes for piece 12. Cannot be used in any other contract? No alternate use। क्या करें सिंपली, उधर से वो तो 0 हो गया, वो 12 हो गया, तो 400 into 12, 4800 is the opportunity cost of using that material Y which can be sold but not sold and used in this contract। ठीक हो गया। बाकी 200 के बारे में सोचें, चाहिए 600, बाकी 200 नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। इज स्टॉक अवेलेबल? 200 के एंगल से आंसर नो अगर हो गया तो स्ट्रेट अवे 200 मल्टीप्लाइड बाय जो रिमेनिंग 200 है मल्टीप्लाइड बाय 19, 8800 आई थिंक, टोटल हो गया 8600। ओके सर, बात समझ आ रही? प्लीज इस तरह मुश्किल डिसीजंस नहीं है, हाउ टू थिंक, बस ये फाइनल करना अपने जहन में। जी मटेरियल जी जरा खुद से करके खत्म करेंगे, मटेरियल जी के सवाल आप खुद से पूछें। Required is 500, available is
300 is 300 available in stock? Yes. Is it in regular use? No. Can it be sold? Yes. 20. Can it be used in another alternate contract? Yes. 25. What should we select from this 20 and 25? Higher of 25. So 300 into 25, 7500. देखिए असल में बात ये है कि 300 यूनिट्स है, इन्हें 20 पे बेचा भी जा सकता है और इन 300 यूनिट्स को 25 रुपए पर यूनिट इस्तेमाल करके कंट्रीब्यूशन भी जनरेट की जा सकती है। तो ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर यूज क्या है 25, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने इधर लगा लिया और उधर ना लगाया तो इट मींस वी आर सैक्रिफाइसिंग 25 रुपीस पर यूनिट which becomes an which becomes an opportunity cost of using that material in this contract. तो बाकी बेटा जो 200 बचेगा, 500 टोटल रिक्वायर्ड है, वो तो स्टॉक में है ही नहीं, तो इनटू 40 तो 8000, और दोनों को ऐड किया तो बन गया 15500, और देयरफॉर फाइनली तीनों को प्लस किया अगर आपस में, मतलब टोटल मटेरियल कॉस्ट रेलेवेंट, total relevant material cost is 18,400 plus 8,600 plus 15,500. I think 42,500. Final calculator. Sorry. स्पीड अप करने की तरफ निकालें काम, नोट कर लिया तो बता दीजिएगा। The foreign units are available in the stock is no longer in regular use. तो स्टॉक में तो अवेलेबल है यस, लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। देयरफॉर दो ऑप्शंस हैं, बेचा जा सकता है 12 पे, ऑल्टरनेट यूज कोई नहीं है। ऑल्टरनेट यूज का मतलब ऑल्टरनेट यूज की कंट्रीब्यूशन 0 है, और 12 पे जो बेचा जा सकता है यही पे 12 हायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 हायर हो जाएगा, फिर ये 12 400 इंटू 12। ठीक है बेटा प्लीज। मटेरियल ओके हो गया प्लीज। देन मेरा वापस आइए, हम डिस्कस कर रहे थे पेज नंबर 59 पे जरा, 58 से 59। अभी तक मेरा बात ये हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम जहां हमने सैटरडे को छोड़ा था, एक कॉन्ट्रैक्ट में मिल गया है और हम ये चाहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अपने कस्टमर को कोट कर सकें। तो ट्राई टू विजुअलाइज द पेज पे हम अपनी कॉस्ट पूरी कर रहे हैं। तो उसमें सभी सबसे पहले सिर्फ क्या चीज हुई है कि हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग कि मटेरियल के एंगल से कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अभी फर्दर उसकी जो डिस्कशन है रिमेनिंग मटेरियल के बाद, मतलब ट्राई टू विजुअलाइज द स्टोरी कि हम एक मटेरियल तक तो पहुंच गए हैं मटेरियल, लेकिन अभी लेबर है, फिर ओवरहेड्स है। लेकिन अगर मटेरियल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंशाल्लाह लेबर ओवरहेड्स में कोई खास इशू नहीं है। तो जरा नेक्स्ट पेज पे पढ़ाइए, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। अब लेबर भी बेटा दो तरह की पॉसिबल है, परमानेंट एम्प्लॉइज भी होते हैं। परमानेंट एम्प्लॉइज का मतलब जिन्हें आप फिक्स सैलरी दे रहे हो, फिक्स सैलरी मतलब पर मंथ, पर वीक, पर एनम, पर क्वार्टर, फिक्स्ड। फिक्स का मतलब पैसे आपने देने हैं, काम ज्यादा हो या कम हो वो फिर मैटर नहीं करता, नहीं भी होगा तो पैसे दे रहे होंगे।
नॉर्मल टाइम में आपने फिर पेमेंट करनी। तो पहले परमानेंट एम्प्लॉइज पर बाद में टेम्पररी एम्प्लॉइज की डिस्कशन करेंगे। तो परमानेंट मींस ऐसे एम्प्लॉय, फिलहाल परमानेंट के एंगल से बहस है। परमानेंट मींस जिन्हें हमने पर मंथ या पर वीक एक फिक्स्ड वेज देनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई लेबर आपके पास है और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो फिर उसकी रेलेवेंट कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही तरीका सोचने का। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमने देखना यह है कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आनी, और अगर एक कॉस्ट आनी ही है, चाहे हम ये कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, वो फिर रेलिवेंट नहीं है। तो प्लीज पढ़ना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे वो ये है, इज लेबर आइडल और स्पेयर टाइम अवेलेबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका ये आइडल, देखिए नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल हम ऑफिस आवर्स के हवाले से सोचें तो 9 to 5 या 8 to 5 डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस, 9 to 5। तो इज लेबर आइडल का मतलब क्या 9 to 5 में एज अ फर्स्ट स्टेप, क्या 9 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दौरान आपके जो ये एम्प्लॉइज हैं, क्या ये ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजी हैं, या काम कम है और देयरफॉर एग्जिस्टिंग टाइम में ही 9 से 5 बजे के दौरान ही ये टाइम निकाल के ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं। आंसर ऑब्वियसली कैन बी यस और कैन बी नो। मीनिंग ऑफ यस इज कि हाँ इस टाइम में इनके पास टाइम अवेलेबल है और देयरफॉर उसी टाइम को यूटिलाइज करके काम करवाया जा सकता है। अगर इसी टाइम को यूटिलाइज करके, नॉर्मल टाइम ही को यूटिलाइज करके काम करवाया जा सकता है, आंसर यस हो गया है। तो बताएं व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस परमानेंट लेबर फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। आपका क्या ओपिनियन? पेन हाथ में रखते रहें। देखिए वाई जीरो, अगर वो काम ना भी हो तब भी हमने पैसे देने हैं, और अगर ये काम करवा लेंगे तब भी पैसे देने हैं। मींस काम करवाने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें इंकर नहीं करनी। नहीं, नो एक्स्ट्रा वर्क तो है माय डियर, लेकिन कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने इस काम के। 2 घंटे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय के पास अवेलेबल है इसी टाइम में, अगर वो काम नहीं भी करेगा तो आपने उसे पैसे देने, परमानेंटली रखा हुआ आपने। और अगर आप उससे काम करवा लेंगे उसी टाइम में तो ऑब्वियसली तब भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। तो जो पैसे आपने देने हैं वो तो उसे देने ही देने हैं। तो हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा चीज इंकर नहीं होगी। तो सर आने दें, जैसा उससे क्या फर्क पड़ता है, आइडल टाइम वेरिएंस ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। देन माय डियर नो का मतलब ये होगा कि आइडल लेबर के पास टाइम, सॉरी, इज लेबर आइडल स्पेयर टाइम अवेलेबल। अगर आंसर नो है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बिजी हैं, 9 to 5 में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे ही काम काफी ज्यादा है, देयरफॉर एम्प्लॉइज को स्पेयर नहीं किया जा सकता है, उनके पास टाइम नहीं है। तो अब अगर नो हो जाएगा तो इट मींस आपको फिर कुछ और सोचना है, इन एम्प्लॉइज के पास तो टाइम नहीं है। देन फिर अगला क्वेश्चन आप ये पूछेंगे अपने आप से, कैन दे बी हायर्ड, मतलब कि क्या जिस स्किल के सॉरी एम्प्लॉइज आपको रिक्वायर्ड है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसी 8,000 यूनिट्स को बेस बना लें, क्या वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं। देखिए एम्प्लॉइज अवेलेबल तो हो सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि जिस स्किल की आपको जरूरत है उस स्किल के एम्प्लॉइज मे बी अवेलेबल इन द मार्केट और मे नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। तो आंसर कैन बी यस और नो। सीक्वेंस बना लें दोबारा जहन में। पहला सवाल क्या था, क्या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास टाइम है, अगर तो है तो देन देयर इज नो एक्स्ट्रा रिलेवेंट कॉस्ट, अगर उसी टाइम में आप काम करवा लेंगे। नो मींस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास नॉर्मल टाइम में टाइम नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो देन अगला क्वेश्चन आ गया बीच में, क्या जिस स्किल के एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड है उन्हें हायर किया जा सकता है। अगर आंसर हो जाए यस तो हायर किया जा सकता है। तो अब बेटा ये जो कॉस्ट आप इंकर करेंगे, चाहे उनको हायर करने की, चाहे उन्हें रखने की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की, उनको अगर रख लेंगे तो उनकी लेबर कॉस्ट
की, अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हायरिंग करेंगे तो उनका रेट पर आर, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेनिंग, ये सब कुछ रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। काइंडली प्लीज एक नो और कैन बी हायर के बाद एक यस का आंसर, ठीक है, पढ़ लें, बाद में नो में इस तरह बाद में जाएगा। काइंडली अगर अंडरस्टैंडिंग में मसला है तो बताते ना। आइडल टाइम नहीं है, आइडल टाइम अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, क्या करें, सोचें कि क्या और नए रखे जा सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं रखे जा सकते, फर्स्ट करें, स्किल लेबर एम्प्लॉइज अवेलेबल है, मार्केट में रखे जा सकते हैं। अब उनको रखने की कॉस्ट, अखबार में कोई ऐड दें, उनको रखने के बाद को ट्रेनिंग करवाएं, उनको पर आवर पैसे दें, क्या वो इसीलिए इनकर होंगे पैसे क्योंकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो देयरफॉर फिर ये सारी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। क्योंकि सर हम एक डिसीजन ले रहे हैं उमर खालिद साहब, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्ट करने की वजह से, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के डिसीजन की वजह से हम ये देखना चाह रहे हैं कि फर्द कितनी कॉस्ट इंकर होगी। तो अगर एम्प्लॉइज हमने रखे हुए हैं और हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, तो हमने, इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये खर्चा नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, अगर एक कॉस्ट इंकर होनी है तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। हाँ, वो यकीनन अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से देखें तो एक एक्सपेंस जरूर है जिसे रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने एक डिसीजन के एंगल से देखें तो हमारे इस डिसीजन से रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। ठीक है मिस्टर मैल। बेटा मुजफ्फर, बात आप प्लीज जरा काइंडली कंसंट्रेशन अगर सोचें, क्या ये अगर कॉस्ट फिक्स होगी तो है हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, अगर ये मान भी लिया जाए कि कॉस्ट फिक्स है, क्या हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंकर हो रही है, तो देयर फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी। वेल माय डियर, अगर आंसर हो जाए नो तो नो मींस, इकट्ठे होते जाए जरा नो तक, आइडल टाइम अवेलेबल नहीं है, नए नहीं रखे जा सकते, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास टाइम नहीं है, नए भी नहीं अगर रखे आ सकते, तो अब फाइनली अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना है, तो उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही कुछ इनकरेज करना पड़ेगा, उन्हीं को किसी तरह यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इस केस में बड़ा फिर जो सोचा जाता है वो कैसे सोचा जा सकता है, दो नो का मतलब दोबारा जहन में सेट कर लें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास नॉर्मल टाइम में टाइम अवेलेबल नहीं है, नए रख नहीं पा रहे हैं, देयरफॉर अब इधर आगे बढ़ने की बजाय थोड़ी सी मेरी वैसे जरा डिस्कशन सुनिएगा। देन मेरा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को कन्विंस करें कि वो ये ऑर्डर जो हम लेना चाह रहे हैं ओवर टाइम में पूरा कर दें, क्योंकि नॉर्मल टाइम में तो उनके पास टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी बिजी हैं। अब जरा इससे पहले कि हम ओवर टाइम की तरफ जाएं, ओवर टाइम का जरा कॉन्सेप्ट सुनना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 9 to 5 की बात की है, ऑफिस टाइम अगर 9 to 5 है, तो अगर आप 5 बजे के बाद आफ्टर 5 शाम को काम करवाएंगे तो इसको फिर ओवर टाइम कहते हैं। या अगर समटाइम्स इसका कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि संडेज को एक्स नॉर्मल टाइम जो एग्रीड एम्प्लॉइज के साथ, उसके अलावा अगर आप किसी भी टाइम में काम करवाएंगे तो वो ओवर टाइम कहलाता है। ऑब्वियसली फुल कंसंट्रेशन जरा, ये नहीं कि ओवर टाइम में एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी शायद थके होंगे, लेकिन उन्हें कन्विंस करने के लिए, उन्हें जरा इंकरेज करने के लिए, ओवर टाइम में जो नॉर्मल टाइम के बाद काम होता है उसका जो रेट होता है वो कंपैरेटिवली हायर होता है नॉर्मल रेट से। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपका रेट आप एम्प्लॉइज को पे कर रहे थे 500 पर आवर, तो ओवर टाइम में नॉर्मली ये 1.5 भी हो सकता है, मींस 1.5 टाइम्स, 750 रुपया, कुछ कंपनीज में ये 2 टाइम्स भी होता है, कुछ में 1.25 टाइम्स भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज्यादा जरूर होगा नॉर्मल रेट से।
तो आप जरा दोबारा एक सफा सेम में सेटिंग कर लें। प्रॉब्लम क्या है, एग्जिस्टिंग टाइम में उनके पास काम ऑलरेडी अवेलेबल है, देयरफॉर टाइम नहीं है। ठीक है, नए इंप्लॉइज आप रख नहीं पा रहे, तो देन फिर क्या करें, ओवर टाइम ही आप लगवा सकेंगे अगर इंप्लॉइज मान लें, लेकिन ओवर टाइम क्योंकि कॉस्टली होता है तो डिसीजन लेने से पहले एक काम और किया जाता है। ओवर टाइम कॉस्टली क्यों है, क्योंकि नॉर्मल आवर से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं आपको। दूसरी चीज एक ये सोची जाती है कि क्या ये इंप्लॉइज जिनके पास नॉर्मल टाइम में स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जिन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं क्या उन कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है। आंसर में बी इन सिचुएशन कि नहीं किया जा सकता है, गुडविल का बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन सम टाइम्स क्या हो सकता है कि आप ये भी एक वर्किंग कर सकते हैं कि क्या कोई एग्जिस्टिंग काम छोड़ के ये वाला अगर काम करवाया जाए तो उसका नुकसान जरा वे किया जा सकता है स्टोरी से। मसलन आप सेकेंडली चेक कर लें, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, contribution loss from abandoning any existing work। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि हमेशा ये चीज रेलिवेंट हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन फिगर्स कुछ ले लेते हैं, ओवर टाइम अगर आप काम करवाएंगे तो लेट 50 पर आवर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग वर्क छोड़ रहे हैं और उस एग्जिस्टिंग वर्क को छोड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं, तो सपोज वी विल लूज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹700 पर आवर। पहले ये बता दो, मेरी बात समझ आ रही है यहां से? व्हाट इज द सिचुएशन, एक कॉन्ट्रैक्ट में मिला, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास टाइम नहीं है नॉर्मल टाइम में, फिर हमने ये सोचा नए रख लें। सपोज जिस स्किल की हमें रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है, हम उसे नहीं रख पाएंगे। जब दोनों नो हो गए तो फिर हमने ये सोचा कि ओवर टाइम में काम करवाया जा सकता है, लेट्स अज्यूम यस, और ₹750 पर आवर पैसे देने पड़ेंगे। फिर हमने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा काम है जो एग्जिस्टिंग टाइम में हो रहा है उसे रोका जा सके, सपोज यस, और उसको छोड़ने की वजह से ₹700 का नुकसान हो जाएगा। आप बताएं हमें हायर की तरफ जाना चाहिए या लोअर की तरफ? इस सिचुएशन में पहले डिसीजन ले लें, ओवर टाइम में काम करवाएं या कंट्रीब्यूशन लॉस ₹700 बर्दाश्त करना। हमें हायर की तरफ जाना चाहिए, लोअर की तरफ जाना चाहिए? लेट्स अज्यूम काम छोड़ने की वजह से 900 पर आवर का नुकसान हो जाएगा, तो फिर हमें किस तरफ जाना चाहिए, ओवर टाइम की वजह तरफ जाना चाहिए। तो इट मींस अगर ये ऑप्शंस अवेलेबल हो तो हमें इन दोनों में से लोअर ऑफ की तरफ जाना चाहिए। तो ये सिर्फ एक लॉजिक, मतलब इस तरह से डिसीजन है कि आप लॉजिकली सोचते जाएं और बिजनेस अपना समझें, और जहां लगे कि कम नुकसान हो रहा है अकॉर्डिंगली वहां जाएं। मतलब अब इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं 900 की बेस में बात करूं, जब मैंने 900 यूज किया, तो बेहतर ये है कि हम ओवर टाइम में काम करवा लें, और इन दैट केस ₹750 पर आवर विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस लेबर फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। और फॉर एग्जांपल अगर ये 700 है तो व्हाट विल बी द डिसीजन, ओवर टाइम की तरफ ना जाएं और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के ये काम करवा लें, which means 700 is relevant, which means कि आप जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम हमने ये 700 तो अब कमाना ही कमाना है। हाँ, इसमें जितना प्रॉफिट हम ऐड कर सकें उतना।
बेटा उमेर प्लीज काइंडली ये नहीं हो रहा है, आप प्लीज बात पढ़ के तो देखें कम से कम मैं क्या कर रहा हूँ। वी आर नॉट कंपेयरिंग नॉर्मल टाइम एंड ओवर टाइम माय डियर, वी आर कंपेयरिंग ओवर टाइम का खर्चा विद द कंट्रीब्यूशन लॉस इन द नॉर्मल टाइम। माय डियर प्लीज पढ़ तो सही है, पहले पढ़ तो ले काइंडली यार। मैं नहीं कह, हमने परमानेंट एम्प्लॉय रखा हुआ है, हमने परमानेंट एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसका तो नॉर्मल टाइम में हमने पैसे देने ही देने हैं। मैं उसको कंपेयर तो नहीं कर रहा प्लीज यार। कंट्रीब्यूशन लॉस उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने की वजह से जो हमें पैसों का नुकसान हो जाना है, जो हम कंट्रीब्यूशन कमा सकते थे, जो पैसे कमा सकते थे बेच के, उसको कंपेयर कर रहा हूँ। प्लीज लुक एट द सिनेरियो काइंडली पहले। जी ठीक है मैं सब, नहीं बात क्लियर होगी मैं। जी मैं खाली साहब आपकी बात क्लियर है सब यहाँ तक, लोअर ऑफ वाली मेरी बात। नहीं मैं डियर, आप जिन चक्रों में पड़ते हैं मैं डियर, वो मैंने खुद अभी बात की है। अगर गुडविल का लॉस है तो जैद साहब ऑब्वियसली हम नहीं जा सकेंगे। आप चाहे ये सवाल मुझसे 5 दफा पूछें, कोई इशू नहीं है। चाहे क्वेश्चन मार्क 3 की बजाय 5 लगा दें, 7 लगा दें, 10 लगा दें, कॉन्सेप्ट वही है। पहले आप ये देख लेंगे कि क्या ये छोड़ा जा सकता है, और अगर ये छोड़ा ही नहीं जा सकता तो ऑब्वियसली इसकी बात ही नहीं हो सकती। हाँ अगर ये छोड़ा जा सकता है, कोई ऐसा गुडविल का इशू नहीं है, तभी ये कंपैरिजन हो सकता है। नंबर वन तो ये है। अब आप जैसे 5 दफा पूछना चाहें तो आपकी चॉइस है, और हर 2-3 मिनट बाद दोबारा कर दीजिएगा। हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा हो, तो आप इसी चक्कर में रहिएगा। अब्दुल्ला शरीफ साहब बेटा, आप जो क्या बात करें ना, इसमें मैंने अपना एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो आपने बात की हायरिंग के साथ ही कोई ओवर टाइम का कंपैरिजन हो जाए। मतलब इधर ही क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल इधर से कंपैरिजन हो जाए, उसने क्वेश्चन में बताया कि हायरिंग भी हो सकती है, ओवर टाइम भी लगाया जा सकता है, तो देन हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द क्वेश्चन, अगर हमें थोड़ा सा सोचने का तरीका पता चल जाए कि हाउ टू थिंक, तो मेरा ख्याल है ये भी कोई इशू नहीं कि लोअर ऑफ होना चाहिए या हायर ऑफ होना चाहिए, ये कोई रट्टा नहीं है। इसमें सिंपली क्या करना है, हमने हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट जहन में रख के ये सोचना इस तरह से है कि क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा एक्स्ट्रा इंकर करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा तो वो रेलिवेंट है, और अगर वो नहीं करना पड़ेगा, उसने होना ही होना है, हम जो मर्जी डिसीजन ले लें, तो देन वो इरेलीवेंट है। ठीक है अब्दुल्ला शरीफ साहब, तो ये कोई ऐसा इस वक्त मैंने एक स्केच आपके सामने नहीं रखा कि जो मैं कह सकूं बहुत ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह फिर हर जगह से, हर जगह हर क्वेश्चन में इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, तो अभी डेफिनेटली हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। नहीं माय डियर, अब हम जरा, अभी जो बात हो रही थी थोड़ा सा और आगे कराएं। तो अब यहां तक हमने मटेरियल की बात कर ली, लेबर की बात कर ली, देन वेरिएबल ओवरहेड्स। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है और उससे रिलेटेड कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, या फ्यूल चार्जेस हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहते हैं, जनरेटर का फ्यूल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, क्या ये रेलिवेंट होंगे? अगर आप कॉन्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो बिजली एक्स्ट्रा, फ्यूल एक्स्ट्रा अगर यूज होनी है, तो क्या इससे रेलिवेंट कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए? तो वेरिएबल ओवरहेड्स बेटा होते ही क्या है, जो शायद हमारे डिसीजन के साथ वेरी होंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कॉस्ट। एक और चीज सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट के साथ एक वर्ड लगा हुआ है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशनल। देखिए यह जर्नल, नीचे अगर एक नजर देखें, सॉरी जस्ट, देखिए इफेक्टिव
फॉर एग्जांपल आपकी है, और फैक्ट्री में अगर मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं जो हम सैटरडे से डिस्कस कर रहे थे, फैक्ट्री में अगर अवेलेबल कैपेसिटी है 100,000 यूनिट्स की और 80,000 यूनिट्स के ऑर्डर्स हैं, 20,000 स्पेयर कैपेसिटी है, फैक्ट्री का रेंट पे फॉर एग्जांपल, तो आप 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना भी लेंगे तो कोई एक्स्ट्रा रेंट नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा नहीं है। तो एक होती है जनरल फिक्स कॉस्ट, परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो एज इट इज रहेंगे। जनरल मींस एग्जिस्टिंग कॉस्ट। तो जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, इवन डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरीज है, ये तो हमेशा इररेलेवेंट होंगे। आप यूनिट्स बनाएं, कम बनाएं, ज्यादा बनाएं, ये तो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन एक फिक्स कॉस्ट को इंक्रीमेंटल, फॉर एग्जांपल आपने ये जो यूनिट्स बनाने हैं, ये जरा फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज यूनिट्स हैं, इसके लिए आपको कोई नया प्रोडक्शन मैनेजर रखना पड़ेगा, जिसको फॉर एग्जांपल आपको पर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। अब पर मंथ सैलरी फिक्स है, लेकिन क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये फिक्स कॉस्ट इंकर होगी? अगर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगी तो ये इंक्रीमेंटल कहलाएगी, और एडिशनल फिक्स कॉस्ट बिकम्स अ रेलिवेंट कॉस्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर खर्चा फिक्स भी है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट का रेलिवेंट खर्चा हो जाएगा। एक और एग्जांपल सुन लें, लेट्स अज्यूम ये जो यूनिट्स हम बना रहे हैं, इन यूनिट्स को हमने टेम्पररी तौर पे किसी स्टोर रूम में रखना है जब तक हम डिलीवर ना कर लें, और वो स्टोर रूम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें वो स्टोर रूम रेंट पे लेना पड़ेगा इन यूनिट्स को स्टोर करने के लिए। तो हर वो कॉस्ट जो इस डिसीजन की वजह से इंकर हो रही है वो रेलिवेंट बन जाएगी, और फिक्स कॉस्ट भी रेलिवेंट हो सकती है अगर वो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है। लेकिन एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट जो अब्जॉर्प्शन रेट्स की बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बजटेड फिक्स कॉस्ट वगैरह, वो रेलिवेंट नहीं है एग्जिस्टिंग जनरल फिक्स कॉस्ट। लेकिन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंकर अगर होनी है, दैट विल बी अ रेलिवेंट कॉस्ट। कुछ मेरे वर्ड समझ आते हैं? असल में बस फाइनली सोचना क्या है, कैसे है, सॉरी, हमने ये देखना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कौन कौन सी कॉस्ट इंकर होनी है। अगर हमारे इस डिसीजन से कि कॉन्ट्रैक्ट लेना है और खर्चा होना है तो वो रेलिवेंट है, और अगर इन एनी केस उसने इंकर होना है तो देन दैट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। एक चीज वैसे ही, क्या एडमिन एक्सपेंसेस रेलिवेंट हो सकते हैं? एडमिन एक्सपेंसेस रेलिवेंट हो सकते हैं? जी बेटा, वही वही बात है। अगर इंक्रीमेंटल हो, फॉर एग्जांपल हमें एक मैनेजर रखना पड़ना है इस कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखना पड़ना, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर हमने एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर रखना है हमने, तो वो भी बेटा रेलिवेंट हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हैं, लेकिन रेलिवेंट कॉस्ट वो भी है। तो हमें अपना खर्चा फाइंड आउट करने के लिए टोटल सारी रेलिवेंट कॉस्ट को जो इंक्रीमेंटल उसे कंसिडर करना चाहिए। बादल, मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे हमें अब क्वेश्चंस की तरफ चलना चाहिए, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए सर। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देख लीजिए, आइए जरा रजिस्टर खोल लें, जहां जरूरत पड़े मैं खाली साथ साथ वर्किंग करते हैं। आइए, टाइम है, जरा दो सवाल अगर हो जाए। जस्ट एक मिनट जी। ये टाइची लिमिटेड की रिक्वायरमेंट जरा पढ़ना, कंप्यूट द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मोटर and give brief reasons for the inclusion or exclusion of any cost from your computation। आपने relevant cost find out करनी है of producing the textile motor, relevant cost। First line, company is engaged in the manufacturing of motors, the company has been asked to provide a quotation
for building a motor for a large textile industrial unit in Punjab. Quotation. आपसे कोटेशन मांगेगी, कोटेशन का मतलब होता है आपसे सेल प्राइस कोट करनी है आपने। तो सेल प्राइस तक कैसे पहुंचेंगे? पहले आपको अपनी कॉस्ट पता होनी चाहिए और फिर कोई अगर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बताएं मैं तो उसकी बात उसको प्लस करके फिर सेल प्राइस तक पहुंचेंगे। लेकिन बहरहाल हमसे सिर्फ कॉस्ट मांगी गई, रेलिवेंट कॉस्ट। Following information has been obtained by the TL's technical manager in 1 hour meeting with the potential customer. बस आपने कंसंट्रेट करना प्लीज। अब following information has been obtained by the TL's technical manager in 1 hour meeting with potential customer. तो कस्टमर है उसके साथ 1 घंटे की मीटिंग हुई है हमारे टेक्निकल मैनेजर की। मैनेजर इज पेड एन एनुअल सैलरी equivalent to 2500 per 8 hours day। जी स्टार्ट लाइन, 1 घंटे की उसने मीटिंग की है, मैनेजर को आप एनुअल सैलरी देते हैं और एनुअल सैलरी जो है हर दिन की 2500 रुपया बनती है पर 8 आवर डेज, 8 आवर डे, 2500 रुपये पर डे है और 1 दिन में वो 8 घंटे काम करता है। जी डियर, क्या 2500 डिवाइड बाय 8, 2500 डिवाइड बाय 8 मींस 312.5 समथिंग इज अ रेलिवेंट। 1 घंटा लगाया ना उसने पोटेंशियल कस्टमर के साथ, तो क्या 1 घंटे की कॉस्ट बिकम्स अ रेलिवेंट कॉस्ट? ये डियर अपना आंसर बताना आपने, यस नो में। क्या अगर अब जिन हजरात का जरा यस आंसर है काइंडली सुने गौर से, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये बात ठीक है लेकिन 1 मिनट, जिन हजरात ने यस आंसर दिए मेरा सवाल सुनिएगा जरा। अगर वो 1 घंटे की ये मीटिंग ना करता तो क्या फिर आप उसे इस घंटे के पैसे ना देते? यस नो, जिन हजरात ने यस आंसर दिया था वो बताया, क्या उसे पैसे देने ही देने थे चाहे वो ये 1 घंटे की मीटिंग करता या ना करता? तो बेटा इट इज एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या ये हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंक्र हो रही है? तो हमने देने ही देने थे, देने ही देने थे, तो अगर वो मीटिंग करे या ना करे तो इट इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, तो क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, ये देना ही देना, आपने उसे एनुअल सैलरी देनी है, देयरफॉर इट इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट। थोड़ा थोड़ा साथ से स्पेसिफाई करते जाएं, फिर डेफिनेटली जहां फिगर्स आएंगे वो लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को? We should not consider 2500 divided by 8 is equal to this। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा होता है जो स्पेशलिस्ट होता, हमने उसे हायर किया होता इस मीटिंग के लिए और वो इस मीटिंग के हमारे से पैसे चार्ज करेगा तो देन वो फिर रेलेवेंट यकीनन हो सकता था। लेकिन हमारा एक एम्प्लॉई है, मैनेजर साहब है, जिन्हें हम एनुअल सैलरी दे रहे हैं, अब इस टाइम में अगर उन्होंने काम कर लिया तब भी हमने पैसे देने थे और अगर फॉर एग्जांपल ये मीटिंग ना भी होती तो हमें पैसे नहीं देने। ठीक है, अब अज्यूम करूं मैं सबको क्लियर है। आगे चलें। द motor would require 120 feet of wire C which is regularly used by TL in the production। जहां जरूरत पड़े पिछले पेजेस जरूर गौर से देखना दोबारा। would require, TL has 300 feet of wire C in inventory, the cost of 65, the resale value of wire C is 63 and its current replacement cost is 68 which means purchase cost। जी क्वेश्चन शुरू करें। 120 रिक्वायर्ड है, is stock available? Yes. Is it sufficiently available? Yes. It is more than required available? Yes. What is 65 at a cost? खरीदा था, original purchase cost
Is it in regular use? Yes. Is 120 available in stock? Yes. Is it in regular use? Yes. If dono yes, so what should we do? 120 multiplied by 68 is equal to, ये डिसीजन आपने खुद लेने, 8160। एनी कंफ्यूजन? क्विक रिस्पॉन्स आप दो सवाल एक और करना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट खत्म करके चले। अच्छा जी, सेकंड पैराग्राफ, 50 kg of another material by the name of YD and 30 other small components would also be required by the TL for the motor. YD would be purchased from supplier at 10 rupees per kg. The supplier sells a minimum quantity of 60 per kg, 60 kgs per order, sorry, 60 kgs per order. However, the remaining TL, the remaining quantity of the YD will be of no use to the TL after the completion of the contract. अगली लाइन छोड़ दें, अब बाद में पढ़ लेते हैं, सिर्फ YD का डिसीजन बताएंगे। क्या करूं? YD अवेलेबल नहीं, स्टॉक, इज स्टॉक अवेलेबल? नो। वुड बी परचेज करनी पड़नी है। क्या करूं? 15 to 10, 15 to 10 क्यों? चाहिए 50, खरीदनी कम से कम पड़ेगी 60, वो बेचता ही नहीं है, 50 केजी तक बेचता नहीं, वो 50-60 बेचता है, तो क्या 50 केजी खरीदने के लिए चाहिए हमें, लेकिन खरीदनी 60 पड़ेगी? यस। अच्छा, इस वक्त ना उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, लेकिन मेरी बात थोड़ी सी और सुनिएगा। फर्ज करें, उसने तो इन्होंने कहा ना जो रिमेनिंग आप उसका कोई कुछ नहीं हम कर सकते, रिमेनिंग कोई यूज में नहीं है, लेकिन फर्ज करें जो रिमेनिंग 10 केजी हैं उन्हें हम बेच सकते हैं, तो शायद मैं फिर लेस करता 16 to 10 में से, 60 kgs into 10 rupees per kg में से 10 kgs मल्टीप्लाइड बाय दैट सेल प्राइस पर केजी, अगर हम इसे बेच सकते और देन फिर नेट करके अपनी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ YD फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट फाइंड आउट करते। बात मेरी क्लियर हुई है? ऑब्वियसली आंसर फिलहाल हमारा 600 ही है अकॉर्डिंग द स्टोरी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसे बेचा जा सकता होता, कहीं और यूज किया जा सकता होता, तो उससे जो हम फायदा उठा सकते थे, फिर वो नेट कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो वंस अगेन आई मस्ट एम्फसाइज, एक सिंपल सी बात सिर्फ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारे खर्चे क्या होंगे। अगर हमने ये 50 केजीज यूज करने हैं, हमें खरीदना 60 पड़ेगा और 60 केजीज का खर्चा उठाना पड़ेगा। नो यूज अगर है तो ऑब्वियसली 600 की कॉस्ट रेलिवेंट बन जाएगी। अदर स्मॉल कंपोनेंट्स की स्टोरी कंप्लीट कर लें। 30 अदर स्मॉल कंपोनेंट्स हैं। The other small components will be purchased from the market. No stock is available. Looks like that. So simply 30 into 80, 2400 की ये cost बन जाए। Everything is clear? साथ साथ रहें please. Then my dear number 3, फिर आगे चलते हैं हम। The manufacturing process would require 250 labor and 30 machine hours. The skilled workers are paid a guaranteed wage. Underline करें, फिक्स्ड वेज, गारंटीड, देने, ये चले अगर वर्ड ना भी लिखें, सिर्फ गारंटीड है, गारंटीड 20 पर आवर देना ही देना है, guaranteed, and a current spare capacity available with the TL for such class of workers is 100 direct labor hours. हमें कितने चाहिए? 250, 100 अवेलेबल हैं, स्पेयर कैपेसिटी है। However, additional labor hours may be obtained by either, ये भी अब्दुल्ला शरीफ साहब शायद बात कर रहे थे, जो एडिशनल कितने 150 घंटे वो कैसे होंगे? आइदर नंबर 1 क्या किया जा सकता है, ओवर टाइम एट द रेट ऑफ 24 और हायरिंग टेम्परेरी वर्कर्स एट 21 per hour. These workers would require 5 per hour.
5 hours of supervision sorry by else existing supervisor which paid भी करेंगे, ये लेबर की वर्किंग करें यहां से यहां तक 250 hours is idle hours available yes 100 hours 100 hours की relevant cost structure remaining 150 hours करें आप वर्किंग करें जब 150 आवर्स है उनको अवेलेबल करने के दो तरीके हैं 150 into 23 over time which means 150 into 23 3450 another और टेम्पररी वर्कर्स हायर कर लिए जाएं हायरिंग अब कंपैरिजन हायरिंग के साथ करवा रहा हूं तो 150 into 21 तो 150 into 21 3150 ठीक बट अगर हायरिंग करवानी है तो गेम आगे भी है दीज वर्कर्स वुड रिक्वायर 5 hours of supervision by existing supervisor very important लेकिन वुड बी पेड ओवर टाइम अगर ये सुपरवाइजर जो 5 घंटे लगा रहा है ट्रेनिंग में अपने नॉर्मल टाइम में काम परमानेंट एम्प्लॉय होता तो देन कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ना होने की वजह से इन 5 hours 100 means 100 becomes a relevant cost of hiring the labor for this contract which means that 3250 is the total hiring related expenses जी डियर सब साथ हैं जी 100 आवर्स की जीरो जो अवेलेबल हैं और जो 150 घंटे अवेलेबल करने हैं उनमें से लोअर ऑफ या क्या डिसीजन बना 3250 तो फाइनली मैं कह सकता हूं these 250 जो हमें रिक्वायर्ड है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी टोटल कॉस्ट 3250 फाइनली है ये बात ये अब इस वक्त आवाज ठीक है भाई बीच में डिवाइस प्रॉब्लम
ये डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वक्त आवाज आ रही है सर? जी सॉरी फॉर जी रे आ जाए, जो हम डिस्कशन कर रहे थे वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो जी 250 आवर्स में स्किल्ड लेबर आवर्स के हमें रिक्वायर्ड है, स्किल्ड लेबर के आवर्स रिक्वायर्ड है। अब सब पहले मैं एक मिनट दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। उसमें से 100 आवर्स जो हैं हमने, क्योंकि इन्हें गारंटीड वेज देनी है और 100 आवर्स स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो हम काम अगर नहीं भी करवाएंगे इस टाइम में तब भी पैसे देंगे, और अगर करवा लेंगे तब भी देंगे। तो इट मीन्स हमारे इस काम की वजह से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। नंबर टू, फिर जो रिमेनिंग रह जाएंगे 150 आवर्स 250 में से, उनके लिए दो ऑप्शन उसने बताई हैं। एक तो ये पर ओवर टाइम, तो ओवर टाइम अगर 150 इंटू 23 पर आवर दिया हुआ तो 3450 ओवर टाइम कॉस्ट हो जाएगी। ऑपोजिट साइड पे वो कहता है और हायर कर लेंगे तो 150 इंटू 21, अगर हायर करेंगे इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हायरिंग करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी 3150, तो वो रेलिवेंट हो जाएगी। नंबर टू, लेकिन साथ ही वो कहते हैं सुपरविजन सुपरविजन करेंगे, उसके लिए हमें एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर को ही करने प्लीज। ये बड़ा आवाज ठीक हुई है कुछ? यही देख लो बराबर, वो भी नहीं ठीक ना। अब उधर चेक करना गाँव में अगर कनेक्ट होता है। ये मैंने जरा दोबारा कनेक्ट किया है तो काइंडली जरा बताइएगा। सॉरी, आवाज ठीक है सर? चल बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस वंस अगेन। फाइनली मेरा आंसर सुन लें, मेरा इसका आंसर सुन लीजिएगा, फिर आप अगर आपके क्वेश्चन आ जाए फिर आप मुझे एक्सप्लेन करते रहिएगा।
100 आवर्स की रेलिवेंट कॉस्ट है 0 एंड 150 आवर्स की अब रेलिवेंट कॉस्ट ओवर टाइम में बनती है 3450 और हायरिंग की वजह से टोटल बनती है 3250। तो देन इनमें से फिर अब हायर ऑफ की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, हमें लोअर कॉस्ट की तरफ ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए विच इज हायरिंग। तो इन सब डिस्कशन, इस सारी डिस्कशन के बाद 100 आवर्स की कॉस्ट 0 है और 150 आवर्स की कॉस्ट फाइनली 3250 है, विच मीन्स हमारी टोटल लेबर कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 3250 इंकर होगी। अब बता दें काइंडली आपका कहाँ कहाँ इशू है। ये अब से समझ आ गया प्लीज सबको? एक दफा सारे सॉरी जरा बता दीजिएगा, बीच में इनकन्वीनियंस आ गई थी। बेटा अगर बताएंगे तो पता चलेगा ना मोहतशिम भाई, इसमें इस तरह मुझे क्या पता चलेगा इसमें इशू है? हुक्म करेंगे तो बताएंगे, पर बताएं इसमें क्या इशू है। बेटा मोहतशिम अगर आप क्वेश्चन पढ़ते तो बिल्कुल आपका ये कॉन्सेप्ट, आप ये क्वेश्चन शायद ना करते। लिखा हुआ है वुड बी पेड इन ओवर टाइम, उसको ओवर टाइम में काम करवाना पड़ेगा। तो अगर आप ये हायरिंग नहीं करेंगे तो उसको ओवर टाइम भी नहीं देंगे, और ये क्योंकि हायरिंग करेंगे तो वो सुपरविजन करेगा और ओवर टाइम में काम करेगा, उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा, वुड बी पेड उसको देना होगा। ठीक है मिस्टर मोशन? देन मेडियर उसके बाद अभी चल रही गेम 250 आवर्स, 30 मशीन आवर्स भी है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाए जरा, द मशीन ऑन विच, आइए जरा सही तरह माइंड अप करना, द मशीन ऑन विच द मोटर वुड बी मैन्युफैक्चर्ड वाज लीज्ड, अंडरलाइन करें कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट, वाज लीज्ड बाय द टीएल लास्ट ईयर at a monthly rent of 5000 and it has a spare capacity of 100 hours per month। हमें कितने रिक्वायर्ड है? 30 मशीन आवर्स, स्पेयर कैपेसिटी भी उसकी अवेलेबल है। बताएं 5000 का जो रेंटल है, क्या वो हमारी इस मोटर की रेलिवेंट कॉस्ट में कंसिडर होना चाहिए? क्या अगर हम ये मोटर ना भी बनाएं तो मंथली रेंट ये देना पड़ेगा? सिर्फ यस नो में बताएं। इसके साथ एक वर्ड लिखें जरा, कमिटेड कॉस्ट। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जिन एग्रीमेंट्स की वजह से आपको तो कॉस्ट इंकर करनी ही पड़नी है, इसको कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। कमिटेड कॉस्ट, ये जो रेंट एग्रीमेंट्स हैं, ये लीज एग्रीमेंट्स हैं, अगर आपने ऑलरेडी कर लिए हैं तो अब ये कमिटेड कॉस्ट की वजह से ये रेलिवेंट बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट करें अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को करवाने को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई मशीन लीज करवानी पड़ेगी और उसका कोई रेंट देना पड़ेगा, तो वो इंक्रीमेंटल रेंट पे रेलिवेंट हो जाए। तो इसके साथ काइंडली वर्ड लिखिएगा, कमिटेड कॉस्ट, डेफिनेटली इन वर्ड्स अभी और एक्सप्लेन होना है, ऐसा समय पे करता रहूंगा। तो ठीक है जी, 5000 बिकम्स इररेलेवेंट एंड द वेरिएबल रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 15 पर आवर। इसका जरा सोच लें आप, वेरिएबल रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन 15 पर आवर, और ऊपर अगर हम देखें तो 30 मशीन आवर्स भी रिक्वायर्ड थे। तो क्या ये जो 15 है वेरिएबल रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन मींस शायद इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा आएगा, तो 30 इंटू 15 इज इक्वल टू 450। क्या ये रेलिवेंट बनेगा? क्लियर है? हाउ टू थिंक इज इंपॉर्टेंट, ये मेरी बात बात सुनिएगा बात, ये जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, वॉज लीज्ड अगर होता है विल बी लीज्ड करवानी पड़ेगी, तो देन इससे बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। तो 30 इंटू 15 फाइनली, ठीक है जी 450। कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज इसमें? देन बेटा फाइनली फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड at the rate of 20 per direct, 25 per direct labor hour। देखिए ये जो 25 है ना, तो मैंने बात की, अभी इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट क्या है? आप एस्टिमेटेड
ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स और फिर एस्टिमेटेड लेबर, एस्टिमेटेड बरास, उसमें एक रेट निकाल। अब अगर ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, एस्टिमेटेड मींस फिर बजटेड भी होता है। तो अगर तो कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीमेंटल है तो वो तो रेलिवेंट होंगे, लेकिन अगर कोई एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड रेंट, डेप्रिसिएशंस ऑलरेडी हैं, तो इनकी बेस पे जो अब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो इसलिए रेलिवेंट होगा क्योंकि इट इज ऑन द बेस ऑफ बजटेड एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स। क्या फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट हो सकती है, यस, लेकिन अब अगर वो इंक्रीमेंटल हो तो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट होगी, लेकिन ये जो अब्जॉर्प्शन रेट्स की बेस पे आप फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट देखते हैं अक्सर, तो ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं जिन्हें फिर हम जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड्स कहेंगे। इंक्रीमेंटल तो रेलिवेंट होंगे, लेकिन बजटेड या जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड्स फिर रेलिवेंट नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर फर्स्ट करें कॉन्ट्रैक्ट आप ना भी करें तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल विल रिमेन सेम? यस, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, टोटल विल रिमेन सेम। हाँ, कौन सा टोटल बदल सकता है? जो इंक्रीमेंटल होगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी है? इस क्वेश्चन में ये क्यों कंसिडर नहीं कर रहा? क्योंकि कोई इंक्रीमेंटल या एडिशनल वर्ड हमें नहीं मिल रहा। जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे हमेशा इररिलेवेंट होंगे। यकीनन आपके जहन में ये चीज आ सकती है कि 25 इंटू रेट से कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन बड़ा याद रखें टोटल विल रिमेन सेम, चाहे हम काम करें या ना करें, एग्जिस्टिंग टोटल विल रिमेन सेम। इंक्रीमेंटल विल ऑब्वियसली भी कंसिडर अगर वो होता तो। आप जैसा भी बात कर रहे हैं उसका फिर मतलब ये हुआ कि 25 इंटू 250, ये तो हम वेरिएबल कहना चाह रहे हैं इसे। यकीनन लेबर आवर्स 250 है, उनसे अगर आप 25 मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन क्या अगर ये काम ना होता तो आपको पता है ये जो पर आवर रेट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। टोटल विल रिमेन सेम, अगर कम घंटे काम करेंगे ऑब्वियसली पर यूनिट विल इंक्रीज, और अगर ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ऑब्वियसली पर यूनिट विल डिक्रीज, लेकिन प्लीज टोटल विल रिमेन सेम, देयरफॉर टोटल बिकम्स इररिलेवेंट। ठीक है मिस्टर सर? जी ऐसी है सर, हमारे ख्याल सब ऐसी है। अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो ये डिसीन स्पेयर कैपेसिटी के एंगल से हो रहा है। अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो सिर्फ वेरिएबल खर्चे और इंक्रीमेंटल खर्चे ही रेलिवेंट होंगे, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर वर्ड ये होगा कि हम सिर्फ इस तरह से सोचें कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आनी है। तो मेरा ख्याल इन वर्ड्स की बजाय भी सिंपली हमें ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर खर्चा आ रहा है तो वो रेलिवेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर खर्चा नहीं हो रहा तो इररिलेवेंट है। रेलिवेंट कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ठीक है, अब एक छोटी सी अगर फेवर कर लें, हमने ये जो सारी डिस्कशन की अगर इसका सम कर लें कोई, नहीं है बात नहीं। 8160, 8160 जो फाइनल फिगर्स आई हैं 600, 44, 2400, 3240, 3250 और 450। तो फाइनली अगर इसका सम भी करने बात हो गई, तो इस सम की बेस पे अगर टोटल रेलिवेंट कॉस्ट निकालना है। अच्छा, डेफिनेटली ये जो डिस्कशन अभी स्टार्ट हुई है ये मसलसल कंटिन्यू रहनी काफी दिन, सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, इससे अगला जो टॉपिक उसमें भी। तो आहिस्ता आहिस्ता बस मेरे साथ सोचने की कोशिश करते रहिएगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ी कोई ऐसी बात है जो हमने पहले बहुत दफा सुनी, आप लोगों को यकीन नहीं है, तो इसको इंशाल्लाह हजम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 14860 सब ने कैलकुलेट कर लिया। देन माय डियर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरा और कीजिएगा। टाइम तकरीबन हमारे पास 10-15 मिनट टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। आप लोग जरा पेज नंबर ढूंढिएगा अपने पास।
पेज नंबर 74 पे जरा एक मिनट आइएगा। ये ठीक है, साहब अगर आपको पुराना याद आता तो अच्छी बात है, वो लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के एंगल से कहा था, छोटा सा पॉइंट, लेकिन चले अच्छा अगर आपके जहन में को पुरानी बात है। पेज नंबर 74 के एंड पे तकरीबन एक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा होगा। साहब ये क्वेश्चन आप अपने अपने पास फाइल रखें, आप कोशिश करते रहें, उसके लिए कोई टाइम पीरियड एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको मैंने डिस्कशन भी भेजी थी, कुछ रीजनेबल अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, उसमें हो सकता है एक आध पॉइंट रह गया हो अभी भी, तो उसके लिए फिर टाइम निकाल लेते हैं। अब अपनी तरफ से कंप्लीट रखिएगा ये वाशिंगटन और ये जो मैंने डिजिटल वगैरह आपको कहे थे। जी डियर, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे जरा इसकी रिक्वायरमेंट है। कंप्यूट द बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिसपे आपने कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट, वो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट जो आपने कस्टमर को बतानी है, या जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कोशिश करनी है। नीलामियां समटाइम्स होती हैं चीजों की, कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है तो वो एक से ज्यादा पार्टीज को इनवाइट कर लेता है और पूछता है कि आप बताएं आप कितने पे ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। एक सेल प्राइस सिंपली है, दैट शुड बी कोटेड, कितनी प्राइस हमें बिड करनी चाहिए if it wants to earn profit based on relevant cost only of 20% of the selling price। अब इस तरह की मिस्टेक्स का ना कीजिएगा। Mistake means what is 100 selling price, so 80 plus 20 is equal to 100 at 20% of the selling price। लेकिन what is 80 कॉस्ट, लेकिन कौन सी सिर्फ कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट के बेस पे अपने डिसीजन लेना। जी सर, अब इसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे बिड प्राइस इफ इट वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, तो इसका अब रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान में रख के आइए जरा क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। Global Private Limited is in the process of preparing bid documents for a special order of 5,000 units of a new product Zeta. You just need concentration now. In this respect, GPL's technical department has worked out the following projections. The order will be completed in 15 days. GPL has sufficient stock of the required materials to produce Zeta. Some of the relevant information is as follows. सोचते जाइएगा काइंडली। क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल परचेज प्राइस, करंट परचेज प्राइस, करंट डिस्पोजल प्राइस। खुद से बेचेंगे और खुद से खरीदेंगे, मार्केट में जाके नया खरीदेंगे, पुराना बेचेंगे, इस तरह से डिफरेंट अपनी मटेरियल है ए बी सी। नीचे से डाटा ढूंढते जाए जरा। मटेरियल ए is used by GPL in many products and therefore sufficient stock is maintained. Material B has no use other than in the production of Zeta. The stock of C was purchased several years ago for another project. It can be used in the production of Zeta, otherwise it will have to be disposed of at a cost of rupees 10 per kg to meet environmental legislations. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये लेबर से रिलेटेड है, फिर ओवरहेड से रिलेटेड है। तो यहां से रुक के एक मिनट अगर मटेरियल का डिसीजन ले लें, मटेरियल ए अगर फाइनल खुद से कर सकें, ये पॉइंट ध्यान में रख के, क्वांटिटी रिक्वायर्ड 5000 और वो कहता है सफिशिएंट स्टॉक है। इज स्टॉक अवेलेबल? यस। इज इट इन रेगुलर यूज इन मेनी प्रोडक्ट्स?
यस 5000 इंटू 200 1 मिलियन। ठीक है, यस नो में बता दीजिएगा, डेफिनेटली आपको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। यस नो में काइंडली बता दीजिएगा, सिर्फ वाई या नो अगर नहीं समझ आता। सेकंड देखें, मटेरियल बी has no use other than in the production of zeta, हमारी प्रोडक्ट का नाम जीटा रखा हुआ। 3000 kgs is stock available, वो फर्स्ट लाइन जरूर रखिएगा, है sufficient stock of the required materials। Is stock available? Yes, according to this point number 2 first line। Is it in regular use? No। Can it be sold? Yes। Can it be used in any other alternate use? No use other than the production। फाइनल करें, बताएं 3000 kgs का क्या करूं, इनटू सर, इनटू प्लीज, इनटू प्लीज, इनटू प्लीज, इनटू प्लीज, इनटू प्लीज। ये सब जाने दें यार, खुदा का नाम नहीं यार। इनटू 1, बेटा मटेरियल बी हो रहा है, प्लीज 100 कहां से आ गए, व्हाट्स गोइंग ऑन। इनटू 130, ओके 405। नो यूज, रेगुलर यूज में नहीं है, बगैर सोचे समझे ऐसे जवाब आ रहे हैं। ये 150 भी वन आ रहा है, 150 भी आ रहा है। ओरिजिनल परचेज प्राइस रेलिवेंट बना लिए, जिस प्राइस पे खरीदा था वो बदल जाएगी अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो। जी डियर, ओके सर। मटेरियल भी आप बेटा तो प्लीज 100 जिन्होंने बताया 100 बेटा वो तो मटेरियल एक ही फिगर है, प्लीज कंसंट्रेशन। एनी कंफ्यूजन इन दिस 135? सी करें, stock is available 2000 sufficiently available, purchased several years ago, it can only be used for zeta। Is stock available? Yes। Is it in regular use? No। Can it be sold? No। डिस्पोजल प्राइस भी नहीं है। Would it be disposed of if not used for zeta? Yes। What should we do? 2000 into 10 is equal to 20,000। कॉस्ट में ऐड करूं या लेस करूं? हिम्मत करें, हिम्मत करें। कॉस्ट में ऐड करूं मिस्टर उमैर खालिद या लेस करूं? व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस लेस? क्या ये कॉस्ट बच जाएगी? क्या ये कॉस्ट बच जाएगी? हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा अगर हम इसे यूज कर लें तो। यस वी कैन सेव 10 रुपीज पर केजी। हमें डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा अगर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब जिस प्राइस पे खरीदा था वो तो रेलेवेंट नहीं रही, जिस पे खरीदना है वो भी रेलेवेंट नहीं, अवेलेबल है, हमें यूज करना है। जी ठीक है सर, 20 नेगेटिव। अगर बेच सकते होते तो डेफिनेटली शायद नेट लेते मिस्टर अब्दुल्ला। ठीक है अब्दुल्ला साहब। जी बेटा क्लियर है यहां तक? चलिए जो थोड़ा सा रह गया मेरा ख्याल है आज शाम को एक दफा मिल लेते हैं यार, जरा आज वैसे भी जरा इनकन्वीनियंस रही है। टेस्ट जो है मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करता हूँ तकरीबन 12:30। आप आज या कल तक दे दीजिएगा, डेफिनेटली अब चीजें सारी मैनेज करनी पड़ती हैं। अराउंड 12:30 या 1 बजे तक वो 3 क्वेश्चंस का।
ठीक है, तो उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी अब डेफिनेटली कुछ चीजें साथ साथ रखनी पड़नी है। वो जो मैंने क्वेश्चंस कहे थे आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते जाएं, उसके लिए फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि टाइम साथ साथ निकला है। तो इंशाल्लाह हमारी आज मुलाकात एक शाम के टाइम इंशाल्लाह होगी अराउंड 4 o'clock आफ्टर असर। असर की नमाज पढ़ लीजिएगा असर से मगरिब तक, ठीक है, पहले इंशाल्लाह बात हुई थी आप लोगों से। ओके, तो अल्लाह हाफिज, ज़हन में रखिएगा। वो बनी हुई मीटिंग 4 बजे की मीटिंग बनानी है हौस के नाम से, और फिर उसे अपलोड भी करना है। तो इंशाल्लाह बेटा असर के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। वो टेस्ट कर लिया फाइनल।